नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीएचयू में बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हो रहे हैं सीएम योगी। सुफलाम पृथ्वी तत्व संबंधित संगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे। कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजन है। बाबा भैरवनाथ जी के द्वारा रक्षित धरती है। मां गंगा की असीम कृपा इस धरती पर बरसती है। ये महामना की धरती है जो उनकी कर्म साधना की पवित्र धरती, अनेक ऋषि मुनियों, संतों, आचार्यों और सिद्धों की साधना से पवित्र धरती है। और आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक यशस्वी नेतृत्व प्रदान करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म साधना की भी धरती है। इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। यह आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और आजादी के अमृत महोत्सव के 100 वर्ष पर भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये संजोगी है कि जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष की आहट हुई थी, दुनिया में कोरोना की भी आहट सुनाई दे रही थी। दुनिया उसके सामने पस्त थी। दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी के सामने अपने सारे यंत्र छोड़ दिए थे, पूरी तरह उसके सामने पस्त हो चुकी थी। और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का सम्मान करते हुए अपनी 140 करोड़ की आबादी को न केवल सुरक्षा दे रही थी बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर रही थी। ये नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी नेता पहुंचे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। सतीश महाना ने पार्टी के लिए केसरीनाथ जी के निधन को अपूर्ण क्षति बताया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटे नीरज त्रिपाठी से मुलाकात करते हुए उनको ढांढस बंधाया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ ने 89 साल की उम्र में अंतिम श्वास ली है। केसरीनाथ त्रिपाठी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चारवान वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। जिस भी दायित्व पार्टी ने उन्हें सौंपा उसका सफलतापूर्वक निर्वहन उन्होंने किया। एक विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, समाज के प्रत्येक तबके को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य, एक उत्कृष्ट अधिवक्ता, संविधानविद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष और एक राज्यपाल के रूप में सभी दायित्वों का उन्होंने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। लेकिन इस बात पे संतोष करना पड़ता है कि जो इस संसार में आता है वह जाता है, और उसी क्रम में आज पंडित जी भी हम सबको छोड़ के गए हैं। भगवान श्री राम के जी से प्रार्थना है कि पंडित जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और वह जिस भी लोक में रहें वह प्रयागराज में के वासियों पर, प्रदेशवासियों पर, देशवासियों पर उनका आशीर्वाद बना रहे। और जो परिजन हैं उनको आज जो दुखद घड़ी है उनको यह दुख सहने की शक्ति दें, समर्थकों को दुख सहने की शक्ति दें। वह तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर से अभिभावक की तरह थे। आज उनका जाना शब्दों में की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उनको नमन करता हूं। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्हें आता देख कई पुलिस अफसर उनके आवास पहुंच गए और उनके लिए चाय मंगवाने लगे।
इस पर अखिलेश चाय पीने से इनकार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की चाय नहीं पीऊंगा, जहर दे दोगे आप मुझे भरोसा नहीं है। जिसके बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय से बाहर निकल आए। जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मौजूद है। आपको बता दें कि इसके बाद से ही लगातार मुख्यालय के बाहर सपाइयों का जमघट लगा हुआ है और प्रदर्शन जैसा माहौल भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं जब वहां पहुंचा हूं पुलिस मुख्यालय पर, कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। अगर पुलिस मुख्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तर प्रदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी। पुलिस मुख्यालय पे कोई नहीं दिखाई दिया। जो जिम्मेदार अधिकारी थे एक भी नहीं था। वो लगता जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे सो के उठते हैं, वो अपने अधिकारियों के बारे में कहते थे। कोई जिम्मेदार अधिकारी हमें दिखाई नहीं दिया मुख्यालय पे, जिससे हम लोग अपनी शिकायत कर सकते थे या न्याय की बात करते। और जैसा मैंने पहले कहा, पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। अब 3 घंटे अंदर से पुलिस से क्या बातचीत हुई आपकी? क्या आपने उन्होंने पुलिस मुख्यालय पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। जेसीपीएल जो पहुंचे थे उनसे कोई बातचीत? पुलिस अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं था। हमारी जो मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सभा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं भुवन भास्कर जोशी जी। जोशी जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, अग्रवाल जी का मामला, और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर सामने से गलत भाषा आई है तो हमने भी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये केवल हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर टारगेट होकर काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मनीष अग्रवाल जी की आज गिरफ्तारी हुई है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं आपको ट्विटर हैंडल दिखा दूं, उनके युवा मोर्चा की मीडिया हेड है ऋचा राजपूत, मैं कह रहा हूं असभ्यता की पराकाष्ठा पर उन्होंने ट्वीट करे हैं और हमारी महिला नेत्री और उनकी बेटी पर करे हैं। और निश्चित तौर पर इनके राकेश त्रिपाठी, जो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनके ट्विटर देख लिया जाए तो लगता नहीं कि कोई प्रवक्ता बोल रहा है, ऐसा लगता है कि कोई गली का कोई गुंडा बोल रहा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। निश्चित तौर पर ये उकसाने का काम करते हैं और उसकी परिणति इस तरह की घटनाओं की होती है। हमें कहना चाहते हैं कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो भेदभावपूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति और समाजवादी पार्टी के प्रति जो कठोरतम रवैया प्रशासन का दिखाई दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भुवन भास्कर जोशी जुड़े हमारे साथ में, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आप उन तमाम प्रवक्ताओं की प्रोफाइल को देखिए, आपको नजर आएगा कि कौन कितने सख्त और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये दोगला रवैया कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। और अब समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र सूबे के अंदर कहां जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी स्वयं प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज डीजीपी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भाजपा सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहर बरपा चुकी है, अब सोशल मीडिया पर भी कहर बरपा रही है। इस मामले में जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर विकराल रूप लेता जाएगा। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज डीजीपी मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए और उनके कार्यकर्ता और विधायक भी डीजीपी मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इनकी जो मांग है वो लगातार ही है कि मनीष जगन को रिहा किया जाए, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो भी धरने पर बैठे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करेंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, कदावर नेता माने जाते हैं और वर्तमान में एमएलसी हैं। सर, धरने पर क्या वजह है कि आज अखिलेश यादव ऊपर धरने पर बैठे हैं, आप लोग नीचे धरने पर बैठे हैं? ये योगी सरकार में पुलिस इतनी बेंदास हो चुकी है कि आज विधायकों और सांसदों को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीजीपी कार्यालय के अंदर धरने पर बैठे हैं और हमारे तमाम विधायकों को और पूर्व विधायकों को अंदर जाने नहीं दिया गया, इसलिए डीजीपी कार्यालय के मुख्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। आज जिस तरीके से भाजपा सरकार पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर कहर बरपा कर चुकी है, अब समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पर कहर बरपा करने में लगी हुई है। पहले अनुराग भदौरिया पर उन्होंने कड़ाई की और अब जगन अग्रवाल जी पर गिरफ्तारी करके विपक्ष की आवाज को दबाने का दुस्साहस कर रही है। सोशल मीडिया की आवाज को दबाने का मतलब है लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास और विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अंदर धरने पर बैठे हुए हैं और जब हम लोगों को अंदर जाने से रोका गया तो हम सभी लोग यहाँ पर अपने विधायकों, पूर्व विधायकों और जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ डीजीपी मुख्यालय के इस गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। 2 एफआईआर अलग अलग लिखी गई हैं। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी लगातार की जा रही है, इसके आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जब किसी गिरफ्तारी के पीछे भाजपा सरकार होगी, डीजीपी कार्यालय होगा, तो उस गिरफ्तारी को जस्टिफाइड करने के लिए एक नहीं वो सैकड़ों एफआईआर करा सकते हैं। इसलिए भाजपा नेता के जवाब का जवाब देना, ये अभद्र टिप्पणी और गाली लगती है तो इनकी सोच की बलिहारी है। और अगर इनको गिरफ्तार करना ही था तो उस भाजपा नेता की गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जिसके नाते विवाद पैदा हुआ। और सही मायने में आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर डीजीपी कार्यालय समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करके उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनका कभी भी इरादा साकार नहीं हो पाएगा। इनकी हर चुनौती का मुकाबला समाजवादी पार्टी संघर्ष के माध्यम से देने के लिए तैयार बैठी है। तो क्या सोशल जो वार चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा क्या? अब स्वाभाविक रूप से ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ये जारी रहेगा या बंद होगा। अगर वो टिप्पणी करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उनकी टिप्पणी का जवाब देंगे। अगर कोई सही बात कहना उनको गाली लगती है तो ये समझते हैं कि इनकी घटिया सोच है और सोच की इनकी बलियारी है। तो क्या मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसको कब तक ये आपका धरना रहेगा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अंदर धरने पर बैठे हैं, जब तक उनका धरना चलता रहेगा तब तक ये बाहर गेट पर ही धरना चलता रहेगा। आप एक महिला विधायक हैं, आप किस तरीके से इस पूरी घटना को देखती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है, किस तरीके से देखती हैं इसको? भाजपा के लोग कुछ भी कहते हैं तो कोई टिप्पणी नहीं होती, कोई बंद नहीं होता है, और अगर समाजवादी के लोग उसका जवाब देते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है। हम विधायकों को अंदर तक नहीं जाने दिया जाता है कि हम, अब जब हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। ये सरकार ऐसी है कि जो महिलाओं का भी सम्मान नहीं करती है,
जो हम लोगों का सम्मान नहीं कर रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंदर बैठे हैं, हम विधायक लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। अब इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीजीपी हेडक्वार्टर में अंदर धरने पर बैठे हैं और यहाँ जो विधायक और या फिर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है जब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धरने पर बैठे रहेंगे तब तक उनके विधायक कार्यकर्ता भी यही डीजीपी मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ अनूप सिंह, टीवी, लखनऊ। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ के घरों में आ रही दरारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और पीएम मोदी उनकी फोन पर जोशीमठ के मुद्दे को लेकर काफी लंबी बातचीत हुई है। दोनों के बीच में पीएम ने सभी पहलुओं पर विचार मंथन करने के लिए कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने की बात भी कही है। सीएम धामी का कहना है कि किस तरह से विस्थापन हो सकता है, किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है, भूस्खलन को किस तरह से रोका जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने विचार मंथन किया है। देखिए, जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे बात से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जोशीमठ की जो घटना है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत व्यापक स्तर पर भूगर्भीय सर्वे के माध्यम से और बाकी कैसे उस शहर को बचाया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि आपने एक टीम उसके लिए गठित की है जो सारी रिपोर्ट दे रही है और उस पर कार्य चल रहा है। आज ही प्रधानमंत्री जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री तो सारे विषय पर उन्होंने चर्चा की है और केंद्रीय टीम भी संभवतः जोशीमठ जाएगी। इसके साथ साथ तत्काल जो वहाँ आवश्यकता है वो जो लोग प्रभावित हैं जिनके आवास क्षतिग्रस्त हो रहने योग्य नहीं है उनको भी अस्थायी व्यवस्था सरकार द्वारा वहाँ की गई है, लेकिन बहुत जल्दी पुनर्वास की दृष्टि से भी कौन कौन सी ज़मीन किस स्थान पर उनको दी जा सकती है उस पर भी मंथन चल रहा है। और मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शासकीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो वहाँ से जो हमारे सामने सारे तथ्य आ रहे हैं उन तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी पार्टी की भी एक टीम गई है और कल मैं और जिले के प्रभारी मंत्री और वहाँ के सांसद हम लोग जाएंगे। हम क्रमबद्ध तरीके से वहाँ जा रहे हैं अभी, क्योंकि करना क्या क्या प्रत्येक दिन की अलग अलग परिस्थितियाँ निर्माण हो रही है, हर दिन वहाँ खतरे का स्कोप जो बढ़ रहा है। इधर सारे विषय पर हमारे जो अधिकारीगण हैं, सरकार के मंत्रीगण हैं, हम सबको उस स्थान पर भेजकर धीरे जो भी विषय निकल के आते हैं उस समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज जोशीमठ पहुंचे हुए थे। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भी उनके साथ थे। उन्होंने पीड़ित जनता से मुलाकात करी और उनकी समस्याओं को विस्तार से जाना है और हर संभव मदद जो कांग्रेसियों की तरफ से हो सकती है उस बात को लेकर आश्वस्त भी करते नजर आए हैं। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार जोशीमठ में हो रहे भू धसाव पर अपनी नजर बनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर दरकते जोशीमठ की स्थिति को देखा है। उनका कहना है कि जोशीमठ का क्षेत्र अब रहने लायक नहीं लग रहा है। लोगों को विस्थापित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आने वाले 6 महीनों तक जोशीमठ से बेघर हुए लोगों को किराए पर रहने के लिए सरकार हर महीने 4,000 रुपए बतौर किराया देगी और जोशीमठ में 3 दिनों से तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की टीम भी जोशीमठ में रिसर्च कर रही है। जोशीमठ भूधसाव पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी,
महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जीआईसी ग्राउंड में सुभाषपा की महारैली का आगाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित तमाम नेता मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यहां से जुड़ चुके हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, राजभर जी। बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। राजभर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, महिला अधिकार रैली का आगाज आज से हुआ है। इस महारैली का आगाज आपने किया है। इस रैली का मकसद एग्जैक्टली क्या है? देखिए, ये आज से नहीं शुरू है जी। ये हमारी पार्टी बनी है तब से शुरू है, लेकिन इधर 18 दिसंबर से जी मंडलवार ऐसे 18 दिसंबर को आजमगढ़ मंडल के मऊ में हुआ, फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर जिले में हुआ जी, बस्ती मंडल के आज बस्ती जिले में था जी। इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं ने, जब हम लोग गाँव में पार्टी के कार्यक्रम को करने के लिए हमारे नेता हम लोग जाते हैं, महिलाएं कहती हैं कि हमारी लड़ाई खाली पुरुष लड़ेंगे कि हम लोग भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं जी। हमने कहा कि बिल्कुल, आप घरों से निकलो तब न लड़ सकते हो। तो कहा हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था करिए, आप तैयारी हम लोगों को व्यवस्था दीजिए, हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि चलो, तो उसका परीक्षण हमने मऊ में लिया, पहले बलिया में, आज के 4 साल पहले बलिया में लिया था। उसके बाद चुनाव आ गया, फिर चुनाव को देखते हुए हम लोग रुक गए। तो जो मऊ में कार्यक्रम हुआ, तो मऊ का बहुत ऐतिहासिक, घरों से महिलाएं निकल करके, उनका कहना है कि पहला वो तो घरों में रहती हैं, उनके पति शराब पी के आते हैं, तो तमाम बच्चा, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज से वो दुखी हैं। तो वो शराबबंदी के लिए लामबंद हो रही हैं जी। दूसरा उनका कहना है कि हम लोग घरों में रहती हैं, जब कोई सीट सुरक्षित हो गई महिलाओं के लिए, तो पति देव चट कहते हैं कि चलो अब पर्चा भरना है। हम लोगों को समाज में उठने, बोलने, चलने का ढंग नहीं, ज्ञान है, और हम लोग चट मैदान में, चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, चेयरमैन हो, प्रमुख हो, जब सीटें आरक्षित हो जाती हैं तो हम लोगों को मैदान में उतारा जाता है जी। तो हम लोग जब देश के राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, डीएम की कुर्सी, जब राजभर जी, इन तमाम रैलियों से क्या सुभाषपा को ये उम्मीद है कि आधी आबादी वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी? अब जिस तरह का हमने मऊ में देखा, जहां कम से कम 20,000 महिलाएं गांव से अपने घर से निकल के आई जी, वही हमने सुल्तानपुर में देखा कम से कम 15-16 हजार। आज हमने देखा इस कड़ाके की ठंड में कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाज है कि 8-9 हजार महिलाएं निकल करके आई थी इस लड़ाई में। तो जब अपने घरों से निकल के आ रही हैं तो फिर उनका लगाव है अपने लड़ाई के लिए, अधिकार के लिए, तब न आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कोशिश है ग्राउंड जीरो पर महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित करने की, ये परवान चढ़े। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।